नमस्कार, मैं मित्राय चांद झा पानी बचाओ जीवन पाओ संस्था और के तत्वावधान में पानी के संकट, समाधान और हमारी उदासीनता इस विषय पर कुछ अपने विचार और आंकड़े में साझा करूंगा। पानी एक सीमित संसाधन है। पानी जब भी किसी दूसरे ग्रह पर जीवन खोजते हैं तो सबसे पहले पानी खोजते हैं, क्योंकि पानी जीवन से प्रत्यक्षतः जुड़ा हुआ है। पानी एक सीमित संसाधन है। जीवन के लिए आप पानी को जीवन के साथ अलग नहीं कर सकते। पानी की ज़रूरतों को हर एक सजीव को जिस मात्रा में पानी चाहिए उस मात्रा में अनवरत मिलता रहे। ये भ्रम जो पहले से था कि पानी एक असीमित संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, असीमित प्राकृतिक संसाधन, ये भ्रम हमें सबसे पहले तोड़ना होगा। आज प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग के चलते मात्र 200 सालों में हम विलुप्ति की कगार पर ले आए हैं। ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण संकट और सबसे बड़ा पानी का संकट। पानी के संकट का यदि आप लेखा जोखा लेंगे तो प्रसिद्ध दार्शनिक एंगेल्स ने कहा था कि हमें, जब हम ये जानते हैं कि हमने प्रकृति पर विजय पा ली, तो प्रकृति पर जब आप कोई भी भौतिक विजय पाते हैं तो याद रखिएगा प्रकृति वो बदला आपसे जरूर लेती है। और अभी तो 4 महीने से भोग रहे हैं हम। ये प्रकृति का ही बदला है जिसने हमें घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। अब आंकड़े क्या कहते हैं? पृथ्वी पर कुल उपलब्ध जल लगभग 1 अरब 36 करोड़ 6 लाख घन किलोमीटर, लेकिन इसमें से 96.5% खारा पानी है जो समुद्र में है। यह खारा पानी हमारे लिए, जितने भी धरातल के जितने भी प्राणी हैं जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, उनके लिए बेकार है। समुद्री जीवों के लिए ही खारा पानी है। बचा कितना भाई? 3.5%। अब 3.5% मीठा जल है, लेकिन इसमें से 24 लाख घन किलोमीटर का हिस्सा 600 मीटर नीचे गहराइयों में है। उस पर हमारा एक्सेस नहीं है, हम वहाँ अभी नहीं पहुँच सकते। हम आप यदि भूगर्भ जल का दोहन करेंगे, कितना? 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट, 400 फीट, डीप बोरिंग 500 फीट, लेकिन ये 600 मीटर करीब 1000 फीट के नीचे पे वो पानी हमारे सोच में एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है। तो वो पानी हमारे हाथ से बाहर है। बचा हुआ और 5 लाख किलोलीटर पानी प्रदूषित है, गंदा है, उपयोग के योग्य नहीं है। मिला जुला के यदि हिसाब करेंगे तो सिर्फ 1% पानी ही, जिसे मीठा पानी कहते हैं, उपयोग के लायक है। सिर्फ 1%। और 1% पानी ग्लेशियर्स के रूप में है और 0.01% पानी मॉइस्चर के रूप में, नमी के रूप में वातावरण में, हवा में है। हमें उसी 1% पानी जो कि उपलब्ध है उसी पर निर्भर रहना है। थे, अभी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन क्या हम जो थे, जितने थे आज उतने हैं? उससे कई गुना ज़्यादा है, आगे और कई गुना ज़्यादा होंगे। तो ये मांग और आपूर्ति, ये इसका जो बैलेंस जो हमने खुद खराब किया है, ये सुधारना, ये इसकी पुनर्वापसी की राह बड़ी कठिन है। विडंबना है
ये यहाँ ही नहीं, लगभग सभी महादेशों में जल संकट है। विश्व की कुल आबादी के 18% हिस्से को भी स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा है। 18%, 100 में 18 आदमी पानी से महरूम है दुनिया में। वर्तमान में 1.6 बिलियन से भी अधिक जल के पूर्णता अभाव में, और सन 2025 तक यह आंकड़ा 2/3 आबादी को अपने लपेटे में लेगा। 2/3 आबादी, 66%। आप इस बात से समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय कितने जल विवाद हैं। राजनीतिक उठापटक, मेडागास्कर के राष्ट्रपति को पानी के चलते इस्तीफा तक देना पड़ा है। जल संकट की राजनीतिक समस्या और स्थिरता का भी कारण बन सकता है, ये किसी ने पहले सोचा था? पृथ्वी का लगभग 97, मैंने जो आपको कहा कि हमारे लिए कितना पानी है, मात्र पूरे उपलब्ध जल में 1% पानी है। पृथ्वी पर जल का 386 गुना 10 घन किलोमीटर जल भंडार मौजूद है। 94 की रिपोर्ट यदि यूनेस्को की हम देखें तो 35.3 गुना 10⁶ घन किलोमीटर है स्वच्छ जल की मात्रा। यह 1% है। इसको दूसरे भाषा में हम समझेंगे 1%। हम अभी अपना ध्यान भूमिगत जल पर केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि हमें उपयोग एक आम आदमी उपयोग भूमिगत जल का ही करता है। नदियों के किनारे, नदी में जब हम भारत की बात करेंगे, भारत में दुनिया की नदियों का करीब 4.5% पानी है, जो कि हमारे क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन प्रबंधन, उसका संरक्षण, उसको रोकने का, वो सारा पानी वापस बर्बाद होकर फिर समुद्र में जाता है, गंदा होकर। देश में कुछ हिस्से बारिश से त्रस्त हैं, कुछ सूखे की मार झेलते हैं। भारत और पाकिस्तान एक वाटर रिस्क एटलस यदि बनाया है जल विशेषज्ञों ने, तो वाटर रिस्क एटलस में हमारे देश का दुर्भाग्यपूर्ण रंग से 13वां स्थान है। 189 देशों में हम 13वें स्थान पर हैं, और ठीक हमारे पीछे पाकिस्तान है। हमारे पास दुनिया का सिर्फ 4% पानी है, और हमारे पास दुनिया की 18% आबादी है। इस खतरनाक समीकरण को, गंभीर समीकरण को समझने की आवश्यकता है। दक्षिण एशिया में चीन भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, हम है। लेकिन मैं सिर्फ भारत की बात करता हूँ, तो हम 18% विश्व की आबादी के हैं, और पानी बड़े गरीब हैं। आगे यही रवैया रहा तो और गरीब होते जाएंगे। आप सुनते होंगे चेन्नई में, बेंगलुरु में, और गुजरात के कुछ शहरों में, दिल्ली में हम अब जीरो डे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जीरो डे मैंने अंडरग्राउंड वाटर नील, भूगर्भ जल खत्म। क्यों? तो आप कहीं किसी भी बैलेंस से, चाहे पानी हो, पैसा हो, कोई भी चीज़ हो, आप जमा नहीं करोगे, आप खर्च करोगे तो कितने दिन? टाइम लिमिट है, मैंने कहा ना, ये असीमित संसाधन नहीं है, टाइम लिमिट है। वो टाइम आपको घड़ी की छोटी सुई की तरह पता भी नहीं चलता कब आ जाता है एक जगह से दूसरी जगह। भेड़िया आया, बस भेड़िया आने ही वाला है। भारत के कुछ स्थानों पर आपदा पहले ही आ चुकी है। अच्छा, मैंने इसके पहले आपको कहा कि वाटर रिस्क एटलस क्या है, जिसमें 17 देशों का नाम है।
14वें पर पाकिस्तान है और अंतिम पायदान पर बोत्सवाना है अमेरिका का। आप यदि वाटर एटलस देखेंगे विश्व का तो आपको पूरा चीन, भारत, पाकिस्तान और पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका का लाल रंग से रंगा हुआ दिखाई देगा। इसको रेड जोन या डेंजर जोन हम कह सकते हैं। यहाँ पानी की किल्लत हो गई है। जोखिम का स्तर अत्यधिक किन किन शहरों पर फिलहाल है? चेन्नई है, लॉस एंजलिस है, मैक्सिको सिटी है और नई दिल्ली, साओ पाउलो है, मध्यम में टोक्यो है, न्यूयॉर्क भी पानी की किल्लत झेल रहा है। नीति आयोग ने हमें चेताया भी था इस विषय में। अब पानी हम कहाँ खर्च करते हैं? पानी खेती में कितना पानी खर्च करता है भारत? बिलियन क्यूब मीटर में 688। हमसे बड़ा देश चाइना, लेकिन सिर्फ 358। अमेरिका सिर्फ 175। पाकिस्तान 172। फिर पाकिस्तान छोटा देश है। इंडोनेशिया चावल उत्पादक बड़ा देश है। कुल पानी निकासी कितना होता है? 761 भारत में। खेती में इस्तेमाल पानी का प्रतिशत कितना? 90%। भारत में पानी का 90% इस्तेमाल खेती के लिए हो गया है। तो खेती में हमें आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। ड्रिप इरिगेशन है, ऐसे प्रजातियों की हम खेती करें जिसमें कम पानी की खपत हो, उस पानी का फिर बहुत देशी उपयोग हो सके, पानी साइक्लिक फॉर्म में रहे। सिंचाई योग्य जमीन कितनी है मीट्रिक हेक्टेयर में? 67 भारत में। चीन में 67 के लिए हमको 688 यूनिट पानी, लेकिन चीन में 69 के लिए सिर्फ 358, हमसे लगभग आधा। अमेरिका में 26 के लिए 175, हमारी चौथाई। तो प्रबंधन के मामले में हम बड़े निचली पायदान पे हैं। अब जल संसाधनों के आंकड़े आप मोटा मोटी एट ए ग्लांस देखें। अरब क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष वार्षिक जल उपलब्धता कितनी है? 1869 लगभग अरब क्यूबिक मीटर पर ईयर। उसमें उपयोग कितना जल कम कर पाते हैं? 1123। उसमें सरफेस वाटर कितना है? नदी में, तालाब में, कुओं में 690। और भूजल कितना है अंडरग्राउंड वाटर? 433। ये सोर्स आपको वाटर एंड रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स अप्रैल 2015 के आंकड़े हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन। नदियों में प्राकृतिक अफवाह के लिहाज से देखा जाए तो जल संसाधन क्षमता हमारे देश के नदियों की 1869 अरब क्यूबिक मीटर ECM प्रति वर्ष थी। इनमें से केवल 1123 अरब क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष उपयोग में लाते थे। और भौगोलिक स्थिति के चलते नदियों में उपलब्ध पानी को निकालना भी हमारे यहाँ अभी बड़ी ही पचकानी स्थिति में है। भारत में जल उपलब्धता उपयोग के कुछ तथ्यों पर विचार करें तो ताजे जल का स्रोत भारत में 4%, जनसंख्या 18%, जल स्रोतों से 78% का उपयोग सिंचाई के लिए। और यह आंकड़ा जो 78% पानी हम सिंचाई के लिए ले रहे हैं, यह कितना भी कुशल प्रबंधन हम कर लें 2050 तक जो 78 है वो 68 तक जाके रुकेगा। कोई खास कमी हम नहीं देख पा रहे हैं। 2010 में घरेलू उपयोग में 6% पानी हम अपने उपभोग के लिए खर्च करते थे हम नागरिक, जो कि 2050 में इसका टेढ़ा करीब 10% हो जाएगा। वो पानी की जरूरत होगी और संसाधन आपका कहाँ जाएगा? उसी अनुपात में नीचे जाएगा। जहाँ जनसंख्या बढ़ी और पानी की उपलब्धता घटी तो प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता बड़े नाटकीय ढंग से घटेगी। भारत में लगभग 198 मिलियन हेक्टेयर फसल क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा ही सिंचित है। फसल क्षेत्र 198 मिलियन हेक्टेयर पर खेती होती है, लेकिन उसकी सिंचाई की व्यवस्था उसके आधे की ही है, करीब 100
मिलियन हेक्टेयर। 63% जमीन के अंदर से पानी निकाल कर उसको सींचते हैं। नहर से 24% सींचते हैं, जलकुंड से या तालाब से 2% मात्र, और अन्य स्रोतों से 11% है। इस प्रकार भारतीय कृषि में सिंचाई का वास्तविक बोझ भूमिगत जल पर है, जो कि सबसे ज्यादा है 63%। ये चिंताजनक बात है। 2028 तक, मैंने 8 से 8 साल के बाद दिल्ली हम टोक्यो को पीछे छोड़ देंगे और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला शहर बन जाएगा। उम्मीद है 3.4 करोड़ की आबादी हो जाएगी दिल्ली की 2028 तक। पानी की कमी उस हिसाब से कितनी बढ़ेगी? 40%। अभी जो दिल्ली वासियों को प्रति व्यक्ति पानी मिल रहा है, मान लीजिए 100 लीटर मिल रहा है, तो उसमें 40% की कमी हो जाएगी, वो 60 पर आंकड़ा आके खड़ा हो जाएगा। और एक आदमी को कम से कम 100 लीटर पानी चाहिए दैनिक उपभोग के लिए। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार दुनिया में 32 करोड़ ट्रिलियन गैलन पानी है। एक गैलन में करीब 4.25 लीटर होता है। इसका 2% भी पीने लायक है, और इसके आधे तक ही हम पहुंच सकते हैं। मैंने कहा ना कि 600 मीटर की गहराई में 24 लाख लीटर पानी रखा हुआ है। हम वहां तक उसको एक्सेस नहीं कर सकते, उसको ले ही नहीं सकते। भारत के पास 2.5% भूमि है पूरे दुनिया में, लेकिन आबादी 18% है, और 70% से ज्यादा भूमिगत जल हम उसका दोहन कर रहे हैं। कई राज्यों में तो ये 100% तक है। रिचार्ज उसमें ऊँट के मुंह में जीरा की तरह है कि हम पानी को रिचार्ज फिर उसको वापस कितना जमीन में भेज पा रहे हैं, कंक्रीट के चलते, प्रबंधन के चलते, वर्षा का पानी बह के जिसको हम नहीं रोक पाते हैं, बर्बाद होके फिर वापस चला जाता है। अब देखिए ऐसे कौन से राज्य जब वास्तव में पानी की अलार्मिंग पोजीशन है। छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गोवा है, केरल है, उड़ीसा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, झारखंड है, सिक्किम है, असम है, नागालैंड है, उत्तराखंड है, मेघालय है। इसमें आधे तो लगता है जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ों पे भी समस्या बदतर हो गई है। जंगलों के कटने से, भू-अपरदन से, पानी रोकने के उपायों को झटका लगा है। अब हम बात करें अपने राज्य की। ये तो दुनिया की बात हो गई। हमारा झारखंड आज कहाँ खड़ा है? झारखंड की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आपको मैं दिखाना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा। What is the condition of groundwater level in the state today? ये 2011 की रिपोर्ट है। We conducted a block-wise survey of the state in March 2011, in which it was found that 6 blocks, namely झरिया, धनबाद, जमशेदपुर, गोड्डा, रामगढ़ and कांकी, has been overexploited. Overexploited माने जरूरत से ज़्यादा इनका पानी का दोहन किया जा चुका है। It means that they have been used more than their capacity. That is more than 100%. कांके block that has कांके dam, कांके में कांके dam है, main source of water supply to several parts of urban Ranchi, has been conducted in June 2012. The groundwater level was found to have fallen by 13.4 meters since June 2008.
2012 में यह आंकड़ा लिया गया। 2008 से 4 साल में, 4-5 सालों में 13.5 मीटर, 40 फीट से भी नीचे पानी का लेवल चला गया। रांची में, हमारी राजधानी में इतना वाटर क्राइसिस is felt much more in urban Jharkhand compared to the rural part of the state. As many as 11 major blocks covering urban Jharkhand are either overexploited or semi-critical when it comes to groundwater exploitation. जब भूगर्भ जल के दोहन की बात आती है तो 100% से कहीं ज़्यादा हम खींच चुके हैं, कहीं उस रास्ते में हैं, और फिर अब नए ब्लॉकों पर हम आक्रमण करेंगे। पानी का जिस तरह बालू हम खा रहे हैं एक नदी से दूसरे नदी, और अन्य प्राकृतिक संसाधन जिस तरह चट करते जा रहे हैं, चाहे वो जंगल हो, बालू हो, पत्थर हो, और सबसे ऊपर पानी हो। ग्राउंड वाटर लेवल हीनू में 1.2 मीटर था जून 2008 में, 1.25 मीटर, वो 9.5 मीटर कम हो गया 2012 में। It went down to 9.47 meters in June 2012. Thus, the depletion level was highest with a decrease of 8.27 meters, 8.5 मीटर सिर्फ 4 साल में। हटिया की बात लें तो ये आंकड़ा डिप्लेशन लेवल was 6.59 मीटर and at होटवार इस बार 5.18 मीटर। झारखंड राज्य अलग होने के बाद हम महसूस करते हैं कि आबादी बेतरतीब बढ़ी है रांची की, और वैज्ञानिक तरीके से बसावट की गई है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के हिसाब से नहीं बनाया गया, बिना किसी मास्टर प्लान के। रांची ही क्यों, लगभग सभी शहरी क्षेत्रों का यही हाल है। बेतरतीब, न जल निकासी है, न जल संरक्षण है। अनिवार्यता जो है भी शॉकपीट बनाने की, उसका अनुपालन कितना होता है कोई देखने वाला नहीं है। बिहार में स्थिति और खराब है, लेकिन हम अभी सिर्फ अपने राज्य की बात करेंगे। और देवघर का भी 2 क्लिप है, मैं आपको बाद में कहूँगा। तो 2018 की रिपोर्ट है। राजधानी में, ये रांची की बात मैं कर रहा हूँ, राजधानी में आने वाले 10 साल इसी रफ्तार से भूगर्भ जल का दोहन होता रहा तो राजधानी में आने दिन वाले दिनों में पूरी तरह सूख जाएगी रांची। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट की माने तो रांची में बड़ी ही तेजी से भूमिगत जल का दोहन हो रहा है, जिसका असर आने वाले 10 सालों में साफ देखने को मिलेगा। बेहतर बारिश के लिए रांची सदा से जाना जाता था। ग्लोबल वार्मिंग ने उसकी इस विशेषता पर भी कुठाराघात किया है। फिर भी जितना पानी अभी 80% से पानी ज़्यादा बारिश का पानी बह जाता है, सिर्फ 4.5% पानी रिचार्ज हो रहा है रांची जैसे शहर में। बाकी का 95% पानी बह के बर्बाद हो रहा है। स्वाभाविक है, पानी की समस्या दिखने लगी है, शुरू हो गई है। औसत बोरिंग होने वाले बोरिंगों की संख्या रांची में 2018 में 50 थी, वैध और अवैध रूप से रोज 50 बोरिंग। औसत जिसका 200 फीट 250 फीट का होता है।
आज यदि हम क्षेत्रफल के हिसाब से रांची को सूखे और गीले में बांटे तो 38% रांची जलविहीन हो चुकी है, जहाँ पानी की समस्या बड़ी जोरदार है। जैसे मैंने आपको कहा हिंगू, होटवार और एक दो इलाके जिनमें लालपुर, कोकर, मोरहाबादी, अपर बाजार, डोरंडा, इसमें सबसे ज़्यादा स्थिति मार्च में फरवरी से कुएं का पानी चला जाता है। देवघर में भी वही स्थिति है, जनवरी फरवरी से ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। झारखंड में सिर्फ 500 MCM पानी है, सिर्फ 500 MCM। आप इतने एक MOU है, मैं किसी को दोष नहीं देता, ये विशुद्ध गैर राजनीतिक मंच है। इतने MOU हुए, इतनी इंडस्ट्री के लिए धरातल पर क्यों नहीं उतरे? क्योंकि कारखाने या उद्योग के लिए पानी एक अहम कारक है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पानी मैं कारखाना लगाने आया, मैंने कारखाना लगाने के लिए सब कुछ तैयार, लेकिन जब मैं पहुंचता हूं कारखाना लगाने तो मुझे पानी नहीं दिखता। मैं क्यों लगाऊंगा? मैं पीछे हट जाता हूं। आज तक पानी की कोई ईमानदारी से रिपोर्टिंग नहीं हुई कि हाँ हमारी औकात क्या है इस राज्य की पानी की, इसको कैसे समृद्ध करें, कैसे हम गड़बड़ा रहे हैं, कोई पहल नहीं है। हमारे बगल में मधुपुर में हमारे बड़े भाई, मैं उनको पढ़ता रहता हूँ, घनश्याम जी, हमारे जल पुरुष राजेंद्र भाई, राजेंद्र सिंह जी, बहुगुणा जी, अन्ना हजारे जी, मेधा पाटेकर जी ने फिर अब राजनीति को परे रख के सोचिएगा, बहुत कुछ किया है। राजेंद्र सिंह जी ने 45,000 जल संरक्षण की इकाइयाँ अपने पुते और उनके टीम ने बनाई है। कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये एक यज्ञ है। अपने लिए नहीं कर रहे, अगली पीढ़ी के लिए कर रहे। क्या छोड़ के जाना है? बैंक बैलेंस पिएंगे नहीं ना। ऑक्सीजन के बाद सबसे जरूरी संसाधन पानी है। ऑक्सीजन के बिना आप 2 मिनट खत्म हो जाएंगे, पानी के बिना भी आप 2 दिन में खत्म हो जाएंगे, 5 दिन में खत्म हो जाएंगे, खाने के बिना आप 15 दिन के बाद खत्म हो सकते हैं। तो पानी तो चाहिए ही चाहिए, मुझे चाहिए, मेरे बच्चों को चाहिए, उनके बच्चों को चाहिए। इसे सुनिश्चित कौन करेगा? नदियाँ जो पानी का एक सदा से एक विपुल स्रोत रही थी, उनकी हड्डियों को ही लूट लिया गया। बालू उनकी मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, वो नहीं रहेंगे, पानी रहेगा कहाँ? आप देख लीजिए, घास के मैदानों में छोटी बड़ी नदियां तब्दील की जा रही हैं। आईवास होते हैं कुछ दिखाने के लिए, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं है। विकास की एक कीमत इसको समझिए कि हम दे रहे हैं। अब एक्सपर्ट क्या कहते हैं भाई, क्या कारण है, क्यों इस तरह स्थिति में पहुंचे? लगातार डीप बोरिंग होना, वाटर हार्वेस्टिंग का धरातल पर नहीं उतरना, पानी की बर्बादी। पानी जितना में उपलब्ध भी है, हमें तमीज नहीं है उसको संभाल के रखने की। जहाँ मेरा काम इतने में चलता है, हम इतना बर्बाद करते हैं। छोटे छोटे उपायों से पानी बचाया जाए। पानी एक जल साक्षर एक प्रत्येक व्यक्ति को होना पड़ेगा, क्योंकि हम एक जल दरिद्र देश के नागरिक हैं। आप मानिए इस बात को, हम एक जल दरिद्र देश के नागरिक हैं और होने जा रहे हैं। जिस तरह रुपये का अवमूल्यन हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसी तरह हमारे पानी की उपलब्धता का भी अवमूल्यन प्रतिदिन हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है। और ये स्थिति जब पहुंचेगी, जब भेड़िया आ जाएगा, तब अभी एक कोरोना पूरा वर्ल्ड, कोई पूर्व अनुभव नहीं है, कहाँ हैंडल कर पा रहा है। सभी बचाव में प्रयोग पर प्रयोग, ट्रायल एंड एरर चल रहा है। वैक्सीन के लिए अलग प्रयासरत है आदमी, बचाव के लिए अलग है। एक दूसरे को कहा जा रहा है ये कीजिए, ये मत कीजिए, वे ये कीजिए। तो जब ये एक अस्थायी समस्या, इसको अभी भी मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि पहले और भी जितने भी बैक्टीरिया और वायरस के चलते महामारियाँ हुई हैं, सब पर समय काल के साथ काबू पाया गया है। इस पर भी पाया जाएगा, लगे हुए हैं लोग।
लेकिन पानी ये तो रिवर्सेबल है, इसको कैसे लौटाएं? एक बार हाथ से चला गया फिर वापस कैसे आएगा? इस पर सोचने की जरूरत है। पानी का संरक्षण डायरेक्ट जंगल से जुड़ा है, डायरेक्ट कंक्रीट से जुड़ा है, डायरेक्ट हमारे हैंडलिंग से जुड़ा है। बस मोटे मोटी इस तीनों को यदि हम सुधार लें, पानी की खपत हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में कैसे, यदि किसी में हमको 10 किलोलीटर लग रहा है तो उसको कैसे 4-3 पर लेके आए, ऐसी तकनीक विकसित करें, उस पर भी शोध हो, फसल ऐसी हो कि हमको कम से कम पानी लगे, उद्योग ऐसे हो कि कम से कम पानी में चले। हमारे खुद निजी उपभोग के लिए हम पानी के बहुउद्देशीय उपयोग पर, बहुउद्देशीय में एक मल्टीपर्पज़, हम नॉन ड्रिंकिंग पर्पज से जो किए उससे कपड़ा भी साफ कर लिए, उसी को टॉयलेट में भी दे दिए। और सबसे बड़ा यज्ञ और सबसे महत्वपूर्ण काम जो हम आप अपने अपने घरों में कर सकते हैं, वो है शॉर्टपीट का निर्माण। 10 बाय 10 बाय 10 का इकट्ठा, या जिसके वहाँ इतना स्पेस नहीं हो वो छोटे भी, उसमें जो वैज्ञानिक पद्धति से जो कंकड़, बालू, चूना, उसका लेयर बना के, पाइप दे के, वर्षा का पानी या घर के उपयोग का हर पानी, आप उसको पैसा समझें, पानी को घर के बाहर उसको जाने ही नहीं देना है, सारा पानी घर के अंदर ही अपने सोर्स में रखें। जो गैर जरूरी इसी तरह का पानी है वो वही नाला में बहे, बाकी सारा का सारा पानी हम खुद घर में बचा के रखें। सारे कुएं, मेरा नम्र दावा है, सारे कुएं पुनर्जीवित हो जाएंगे। मैंने कहा भी था, जो भी यहाँ करता धरता है, कि हमारा जो बड़ा नाला जाता है तो दड़ाबा में मिलता है, उसको यदि पहले ही वहाँ पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना के जितना पानी हम रोज बर्बाद कर रहे हैं उसको नॉन ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, यूँ वो एक नदी ही है, नाला क्या है, वो तो छोटी मोटी जोरिया है जो सरकारी नाला जाके दड़ाबा में गिरता है, संग्राम रोडिया के आगे कहीं गिरता है, यदि मैप में देखेंगे। उसके पहले यदि हम उसको संरक्षित करें और उसको संशोधित करें, उसका शोधन, उसको साफ करके पुनः उस साइकिल को पुनर्जीवित करें कि वो पानी फिर से उपयोग में आया जा सके। हमारा दुर्भाग्य, हम पठार पर बसे हैं और वो भी देवघर एक उल्टे कटोरी की तरह डोम शेप है। इसका भूगोल ऐसा है कि यहाँ पानी पड़ने पर भागता है दक्षिण पश्चिम की ओर पानी, ढाल, प्राकृतिक ढाल हमारी दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें भविष्य की योजनाएं बनानी होगी, अपने शहर के स्तर पर, अपने राज्य के स्तर पर। इस पर एक व्यापक बहस होनी चाहिए। और पानी एक मुद्दा है, ये मनोरंजन नहीं है, ये मजाक नहीं है। आशा है, मेरा एक प्रयास, मैं भी एक गिलहरी प्रयास मेरा भी है कि पानी के प्रति लोग जागरूक हों। और जल नहीं तो कल नहीं। मैं बहुत आभार देना चाहता हूं अपने युवाओं का, नितेश जी का, और जो इस मुहिम में लगे हुए हैं। मेरा पूरा सहयोग उनको है और मेरा आशीर्वाद है कि जिस मुहिम में लगे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा लोग इनसे जुड़ें, हमसे जुड़ें, इनसे जुड़ें और पानी के महत्व को समझें। अभी एक हनीमून पीरियड है, अभी खूब पानी पड़ रहा है मार्च से, लेकिन क्या आपने पिछले सालों की रिपोर्ट पढ़ी है कि जनवरी से ही हम क्राइसिस जोन में आ जाते हैं। जनवरी हुआ, पानी की किल्लत शुरू हो गई, जो कि आधे जुलाई तक चलती है। और ये गैप बढ़ते जाना है। यदि हमारी तमीज़ नहीं बदली तो क्षमा करेंगे, प्रकृति अपना बदला लेती है। धन्यवाद समय देने के लिए। और फिर अगले रविवार को फिर आए, संस्था की ओर से फिर आएंगे। संजीव ठाकुर रहेंगे। आप उन्हें ज़रूर सुने और सुने क्या आप अपने स्तर से ये जागरूकता, हम लोग आपको जिम्मेवारी देते हैं, ये जागरूकता आप फैलाएं। जय बाबा बैद्यनाथ। ओम नमः शिवाय। अगले रविवार को संजीव ठाकुर के साथ इन्होंने नित्याचांद जी ने जो बताया, ये
एक परिचय के हिसाब से बड़ा लगता है, हो सकता है सुनने में हमको ज़्यादा लगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हमको जो हमसे संभव हो सके, जो आपसे संभव हो सके करना है, बगल वाले से करवाना है। और पानी जैसे महत्वपूर्ण संसाधन किसी भी धातु से बड़ा है, उससे ज़्यादा मूल्यवान है, इस पर काम करना है, इसको बचाना है। और फेज वाइज हम लोग धरातल पर भी इसका काम करेंगे। ये केवल जागरूकता अभियान है। धन्यवाद। पानी मेरी ज़रूरत है, इनकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, सबों की ज़रूरत है। अपने लिए कीजिए, दूसरों के लिए नहीं। इस मुहिम से अपने लिए जुड़िए, अपने बच्चों के लिए जुड़िए। पानी आगे आप वस्तु विनिमय, ये हाइड्रो करेंसी है, आगे पानी ही विदेश नीति तय होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध तय करेंगे। पानी आज जिस तरह तेल की कमाई खा रहे हैं लोग, भविष्य में नहीं चाहते तो जो हैं संसाधन वाले देश वो पानी की कमाई खाएंगे। तो क्यों ना हम भी अपने देश को पानी की कमाई खाने वाला देश बनाएं। वो तब होगा जब हम आज से शुरू करेंगे। आपका सहयोग चाहिए। धन्यवाद।